उनको भी शायद याद हो या ना हो, लेकिन लाहौर के मेरे भाई और बहनों, आपको जरूर वो दिन याद होगा जब भारतीय वजीर आजम वाजपेयी साहब इसी तारीखी मैदान में आए जहां आज आप हैं, और खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान का अपना मकाम है, अपनी मोहर है, पाकिस्तान की अपनी मोहर है। और फिर 2013 में आपने मुझे तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है ना आपको? 20-20 घंटे। और गैस की लोड शेडिंग से चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। हर तरफ दहशत गर्दी का राज था। रोज बम धमाके होते थे। हर तरफ बदअमनी बदअमनी थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने बिजली के अंधेरों को मिटाया और फिर गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका। याद है ना आपको? पाकिस्तान के दिफा को अल्लाह के फजलो करम से मजबूत किया। आज यहां से कुछ ही फासले पर, आप जानते हैं, यहां से थोड़ी दूर के फासले पर ऑरेंज ट्रेन चल रही है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद मेट्रो बस लाखों लोगों को बाइज्जत सफर मुहैया कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बन रही थी और सेहत के शोबे में PKLI जैसे इदारे बन रहे थे, अस्पताल बन रहे थे। मैं इन मंसूबों की तकमील पर जेल में कैद अपने भाई शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूं, दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं कि उसने जाती तौर पर अपनी निगरानी में ये सारे काम मुकम्मल किए। लाहौर के मेरे भाई और बहनों, पूरी कौम जान चुकी है और आपको भी पता है कि 2018 के इंतखाबात में किस तरह हमारी तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई, किस तरह चंद जर्नैलों ने मिलकर फैसला किया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को इबरत का निशाना बनाना है। किस तरह उन्होंने तय किया कि एक ऐसी कठपुतली को लेकर आना है जो आंखें बंद करके उनके इशारों पर नाचती रहे। और आज वही कुछ हो रहा है आपके सामने। उन्होंने वोट इस तरह चोरी करके एक नालायक, नाअहल और नादान खलंडरों का एक सर्कस लगाया और फिर देखते ही देखते तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और मुआशी तबाही की गहरी खाई में धकेल दिया, धक्का दे दिया।
آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں آٹا 35 روپے کلو تھا، 35 روپے۔ مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو آٹا کتنے روپے کا کلو ملتا ہے؟ نواز شریف کے دور میں چینی 55 روپے کلو تھی۔ میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں، ذرا بتاؤ آج چینی کس بھاؤ ملتی ہے؟ اور جو اضافی پیسے آپ ادا کر رہے ہیں بھائی، اس کا فائدہ کسان کو نہیں پہنچ رہا۔ اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا، عوام کو نہیں پہنچ رہا، بلکہ یہ پیسے عمران خان کے حواریوں اور اے ٹی ایم مشینوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور میں آپ سے غلط بات کبھی نہیں کرتا۔ نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے نا، ڈالر 104 روپے پر تھا، اور کہاں پہنچ گیا؟ آج کہاں پہنچ گیا ہے؟ پاکستان کے عوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب کس سے لیں؟ کس سے پوچھیں کہ گھی، دالوں، سبزیوں اور ضروریات زندگی کی قیمتیں 200 گنا کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دواؤں کی قیمتیں ان کی پہنچ سے کیوں باہر ہو گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کیوں چلی گئی ہے؟ کس سے پوچھیں کہ لوگ فاقوں پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ رکشہ ڈرائیور کیوں اپنے معصوم بچوں کو نہر میں پھینکنے پر مجبور ہو گیا؟ کس سے پوچھیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے نے لاکھوں لوگوں کا روزگار کیوں چھین لیا؟ آج تو پاکستان سے باہر بھی ہمارے پاکستانی بے روزگار ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر اس بات کو۔ کس سے پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کدھر چلا گیا؟ کس سے پوچھیں کہ بجلی اور گیس ملے نہ ملے 3-4 بل کیوں آ رہے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ 27 ارب میں میٹرو بس بنانے والا شہباز شریف تو جیل میں ہے، لیکن پشاور بی آر ٹی جس میں قوم کے 110 ارب ڈبونے والے آج کیوں دندناتے پھرتے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ عاصم سلیم باجوہ نے امریکہ میں اربوں کی سلطنت کہاں سے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ علیمہ خان نے بیرون ملک اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ زمان پارک کی نئی تعمیرات اور بنی گالا کا محل کیسے بنا؟ کس سے پوچھیں کہ عمران خان کا فارن فنڈنگ کیس کئی برس سے لاپتہ کیوں ہے؟ یہ عمران خان کہتا ہے این آر او نہیں دوں گا۔ تم سے این آر او مانگتا کون ہے؟ تم اور علیمہ خان تو خود ثاقب نثار کے این آر او پر جی رہے ہو، تم کسی کو این آر او کیا دو گے؟ بھائی کس سے پوچھیں کہ آکسیجن ملے؟ آکسیجن پشاور میں نہیں ملی، اور 7 افراد
क्यों हुकूमती नायली के भींट चढ़ा दिए गए? आपको पता है ना कि पेशावर में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 7 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। किससे पूछें? कौन जवाब देगा? और किससे पूछें कि सकूते कश्मीर जैसे सानहे पर ये जाली हुक्मरान क्यों खामोश बैठे? किससे पूछें कि हमारे करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब और चीन भी हमसे क्यों दूर हो गए? किससे पूछें कि पाकिस्तान, हंसता बसता पाकिस्तान दुनिया में आज क्यों तन्हा हो गया है? कहते हैं नाम न लो। नाम न ले तो बताएं फिर कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? क्या मुल्क की इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है, या वो जो आपका वोट चोरी करके उसे इख्तियार में लाए हैं और साजिश करके हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया? हम इतने बेवकूफ नहीं है भाई कि हम ना जाने, हम ना समझें कि कौन असली जिम्मेदार है। फिर कहते हो नाम न लूं। वाह, मुल्क को बर्बाद कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, 22 करोड़ अवाम को बर्बाद कर दिया, मैशत को बर्बाद कर दिया, और कहते हो नाम न लूं। आइन शिकनी आप करें तो क्या नाम मैं वापडा वालों का लूं? जरा बताओ मुझे, लाहौर के अवाम भाइयों, आप बताओ। प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें फलांग कर वजीर आजम को आप गिरफ्तार करें तो क्या शिकायत में महकमा ज़राअत के खिलाफ दर्ज कराऊं? जवाब दो मुझे, लाहौर वालों, आप ही जवाब दो। जजों को ब्लैकमेल करके मर्जी के फैसले आप लिखवाएं तो क्या शिकायत महकमा औकाफ के खिलाफ लगाऊं? जस्टिस सदीकी से हाई कोर्ट के जज थे और चीफ जस्टिस बनने वाले थे। उनसे मुलाकात करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दिलवाने की फरमाइश आप करें तो क्या शिकायत मैं महकमा जंगलात के खिलाफ लगाऊं? इलेक्शन चोरी आप करें, आरटीएस आप बंद करवाएं तो शिकायत मैं महकमा सेहत के खिलाफ करूं? आप बताएं कि इन संगीन जराइम की शिकायत फिर मैं किससे करूं? लाहौर वालों, मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं सच बोलता हूं और सच बोल रहा हूं। आपकी बात कर रहा हूं, आपका मुकदमा लड़ रहा हूं। चंद आइन शिकन जर्नैल अगर इसे पसंद नहीं करते तो ना करें, लेकिन नवाज शरीफ हक और सच बात कहकर रहेगा और कहता रहेगा, मगर 22 करोड़ अवाम को उनका हक दिलवाए बगैर, हक के हुक्मरानी दिलवाए बगैर पीछे नहीं हटेगा। इंशाअल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे जमीर की आवाज है, ये 22 करोड़ अवाम के जमीर की आवाज है, ये आपकी जमीर की आवाज है ना लाहौर वालों? आपके भी जमीर की आवाज यही है ना? नवाज शरीफ क्या कहता है भाई? क्या कहता है? नवाज शरीफ का बयानिया क्या है?
وہی جو پاکستان کے آئین کا بیانیہ ہے, وہی جو فوج کے حلف کا بیانیہ ہے, وہی جو قائد اعظم کا بیانیہ ہے, یہی میرا بیانیہ ہے. آئین کی تابعداری کرو, اپنے حلف کی پاسداری کرو, سیاست سے دور رہو, فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مت استعمال کرو. ایجنسیوں میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں بند کرو. انتخابات چوری مت کرو. ووٹ کو عزت دو. فوج کو متنازع مت کرو. میرے دوستو, یہی ہے میرا بیانیہ. اس میں اگر کوئی ایک بات بھی ملک یا ریاست یا قومی سلامتی کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ. لاہور والے بتاؤ مجھے. لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں بھائیو, جب آپ آئین توڑتے ہیں, جب آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جب آپ 10 سال اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں, جب آپ ملکی دفاع کے لیے کام کرنے کی بجائے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں, جب آپ وار گیمز کی بجائے پولیٹیکل گیمز کھیلنے لگتے ہیں, جب آپ ہر عوامی لیڈر کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں, تو پھر بجا طور پر عوام کو شکایتیں پیدا ہوں گی, پھر سوال ہوں گے اور سوال پوچھے جائیں گے. ان سوالوں کا جواب یہ نہیں کہ نام کیوں لیتے ہو. میں اگر آپ سے پوچھوں, جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا, اور یہ بات منظر عام پر آتی ہے, تو اس جرنیل کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ اس کو تو الٹا ترقی دے دی جاتی ہے. آپ نے ان افسروں کے خلاف کیا کارروائی کی جنہوں نے آپ کے بقول جذبات میں آ کر آئی جی سندھ کو اغوا کیا؟ کہتے ہیں جذبات میں آ کر آئی جی کو اغوا کیا. واہ, کیا وہ مریم نواز شریف کے ہوٹل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل نہیں ہوئے؟ کیا ایسے واقعات سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوا؟ کیا اس سے فوج کا وقار بلند ہوا؟ فوج کا مرتبہ بلند ہوا؟ بھائی, میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ الزام پوری فوج پر نہ لگے, الزام میری پاک فوج پر نہ لگے, ان پیارے مجاہدوں اور جان بازوں پر نہ لگے جو اس کھیل سے سینکڑوں میل دور اپنے مورچوں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. انہیں کیا خبر کہ ایک جرنیل نے جج کو کیا کہا؟ انہیں کیا خبر کہ وطن کے دفاع پر توانائیاں صرف کرنے کی بجائے وہ ججوں اور سیاستدانوں کے خلاف سازشیں کرنے پر اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں؟ انہیں کیا خبر؟ وہ تو بے قصور ہیں.
उनको तो मालूम ही नहीं है। यही वो डिक्टेटर, मेरे भाइयों लाहौर के वासियों, यही है वो डिक्टेटर और सियासी खेल खेलने वाले जो बाकी फौज की वर्दी को दागदार करते हैं। ये हैं वो लोग, ये हैं वो चेहरे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयानियों को, यानी वोट को इज्जत दो को, पूरे पाकिस्तान की कुव्वत अल्हम्दुलिल्लाह और ताकत हासिल हो गई है। आपके कामयाब जलसों ने और जज्बों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब इस जाली सेटअप का जारी रहना मुल्क की सलामती को खतरे में डाल सकता है। ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। एटमी कुव्वत होने के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में तमाम ममालिक से आज पीछे रह गया है। कितने दुख की बात है। ये जाली सेटअप जारी रहा तो इतना नुकसान होगा जिसकी तलाफी किसी के बस में नहीं रहेगी। ये मैं बता देना चाहता हूं लाहौर वालों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जद्दोजहद एक नए फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आप इस नए मरहले के लिए घरों से निकल पड़े। फिर न कहना कि हमें पता नहीं चला, फिर न कहना कि हमें इल्म नहीं हुआ। मैं खास तौर पर नौजवानों से कहूंगा कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए आज उसी जज्बे के साथ उठ खड़े हों जिस जज्बे के साथ आपके बुजुर्ग अपनी जवानी के दिनों में पाकिस्तान बनाने के लिए निकले थे। अब हम इस जाली सेटअप का हिस्सा नहीं बन सकते। अब यहां बैठना कौम से ज्यादती और नाइंसाफी है। इस निजाम को बदले बगैर कोई चारा नहीं है। लाहौर वालों और पाकिस्तान वालों, गौर से मेरी बात सुन लो। इस निजाम को बदले बगैर अब कोई चारा नहीं। ये मुल्क मजीद गैर जमहूरी दखल और मुदाखलत की ताब नहीं ला सकता। और जो दखल अंदाजियां करते हैं, खास तौर पे मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं, ये मुल्क अब इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये मुल्क जैम हो चुका है, बिल्कुल जैम हो चुका है। और इस निजाम को बदले बगैर अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो हाईजैक जमहूरियत जिसको अगवा किया इन लोगों ने, इसमें आपका और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही बेहतर है। लिहाजा आज हमें ऐसा निजाम चाहिए जिसमें रियासत के ऊपर कोई रियासत ना हो। याद रखें, मेरी बात गौर से सुने, कोई फौज अपनी कौम से नहीं लड़ सकती। आज जब आप अपनी आजादी मनवा रहे हैं अपने जोरे बाजू से और अपने हकूक हासिल करने पर जोर दे रहे हैं, बेकार जाली मुकदमात
दर्ज करने के सिवा ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनसे मत खौफ खाएं, क्योंकि ये खुद आपसे खौफजदा है। इनको बताएं कौम के हकूक सल्ब करने का क्या नतीजा होता है। अपनी खुद मुख्तारी हासिल करें भाइयों, अपने वोट की इज्जत हासिल करें। ये आपको लेनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। क्या हम अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के बाद चंद जर्नैलों के गुलाम बन जाएं? पूछो ये सवाल अपने आप से। क्या इस तरह की गुलामी आपको कबूल है? एक आजादी 1947 में हमने हासिल की थी, एक आजादी आज हासिल करने का दिन आ चुका है। आज इस सिलेक्टेड सेटअप का ये ड्रामा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी व सूबाई असेंबली ने अज खुद हमें इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। मैं अपने उन साथियों पर फख्र करता हूं जो चट्टान की तरह अल्लाह के फजलो करम से हमारे साथ खड़े हैं और मनफियत कंडों की भरमार के बावजूद कोई कमजोरी नहीं दिखा रहे। जब भी पीडीएम इन इस्तीफों को पेश करने की हिदायत देगी, जब भी मौलाना फजल रहमान साहब ये हिदायत देंगे, हम इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। मैं अपने भाइयों और बहनों, बिलखसूस नौजवानों से सवाल करता हूं। यहाँ मिंटो पार्क, ये मिंटो पार्क था, इसका नाम मिंटो पार्क था। 1940 में खड़े होकर पाकिस्तान हासिल करने का अज़्म करने वाले अपने बुजुर्गों की रवायत को आप जिंदा करेंगे? क्या अपने वतन को इन जंजीरों से आजाद कराने का अज़्म करेंगे? क्या इस नाकाम निजाम से नजात हासिल करने का अज़्म करेंगे? क्या वोट को इज्जत दिलवाने का अज़्म करेंगे? अगर आपने साथ दिया तो नवाज शरीफ की ये बात नोट कर लें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।